व्याकरण जो है बेसिक लेवल से है, सभी के लिए है, ठीक है। क्लास 6, 7th, 8th तथा आगे के लिए भी है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी है, ठीक है। लेकिन थोड़ा बेसिक लेवल से है, जो कभी नहीं पढ़े हैं वो भी समझ जाएंगे, ठीक है। तो एक दो वीडियो इसमें एक दो वीडियो हो गए थे, आज का वीडियो उसके आगे से है। तो इसके आगे वाले मतलब इसके पहले वाले वीडियो में हम देखे थे भाषा के बारे में हम लोग देख चुके थे और भाषा के बारे में हो चुका है। आज के वीडियो में हम लोग उसके आगे से भाषा जो था, भाषा वाला टॉपिक ख़त्म हो गया है। भाषा के आगे से अब हम लोग देखेंगे भाषा के अंग को देखेंगे इसके बाद, ठीक है। इसके बाद और आगे चलेंगे, भाषा के अंग को देख लेंगे। भाषा के अंग को देखने के बाद वर्ण विचार चलेगा। तो सबसे पहले भाषा का अंग क्या है, भाषा के अंग को देख लेते हैं। भाषा के अंग, भाषा के कितने अंग हैं तो इसको पहले देख लेते हैं। और इसके पहले वाले वीडियो में भाषा की परिभाषा इत्यादि हो गई थी, तो उसमें हम लोग देख चुके थे। जो इस वीडियो को पहले देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो पहले उस वीडियो को देखें, इसके बाद इसको देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो भाषा के अंग इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं। तो भाषा के अंग होते हैं कितने, 4 अंग होते हैं। कौन कौन से, वर्ण होता है, ठीक है। वर्ण के बाद हो जाता है शब्द, होता है। इसके बाद होता है वाक्य। इसके बाद एक व्याकरण भी होता है इसमें, ठीक है। और क्लास 6, 7th की बुक में 3 ही दिया है, ठीक है। उसमें 3 ही दिया है, लेकिन 4 को देख रहे हैं, 4 को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यही है, भाषा के 4 अंग हैं, वर्ण, शब्द, वाक्य और व्याकरण। तो शॉर्टकट में सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, वर्ण के बारे में, शब्द के बारे में, वाक्य के बारे में, व्याकरण के बारे में। वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण कहने का मतलब ध्वनि का लिखित रूप वर्ण होता है, ठीक है। ध्वनि का लिखित रूप, ध्वनि के लिखित रूप को ही क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ध्वनि मतलब जो बोलते हैं, जब जो बोलते हैं उसी को जब लिख देते हैं, लिपिबद्ध कर देते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को वर्ण कहते हैं। और शब्द क्या है, शब्द है वर्णों का सार्थक समूह। ये वर्ण है, कोई भी वर्ण है तो वर्णों को मिला करके शब्द बनता है। लेकिन चाहे जैसे वर्णों को मिला करके नहीं बन जाता है, उस सार्थक होना चाहिए, निरर्थक नहीं, ठीक है। वर्ण तो ऐसे भी मिला देंगे, जैसे कोई भी वर्ण देखिए, जैसे ल, क, म, तो ये क्या कोई शब्द बना, कोई शब्द नहीं है, ठीक है। लेकिन वर्णों का तो समूह है, वर्णों का समूह है कि नहीं है, वर्णों का समूह है। लेकिन शब्द अगर पूछें तो क्या शब्द है, इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं, शब्द नहीं है, ठीक है। तो वर्णों का सार्थक समूह होता है शब्द, ठीक है। बिना अर्थ का अगर ऐसे ही मिला देंगे तो लमक, लकम, इसका क्या मतलब हुआ, कुछ नहीं। अगर यही सार्थक एक सार्थक रूप में रख दें, जैसे क के बाद ल रखें, फिर म रख दें, कलम, तो इसका कुछ अर्थ होता है, ठीक है। ये सार्थक है और इसको शब्द कहेंगे, समझ में आया। तो कहने का मतलब शब्द सार्थक वर्णों का समूह ही होता है, लेकिन सार्थक समूह होता है, ठीक है। तो शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को, सार्थक समूह, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, ठीक है। तो वर्ण जो होता है, वर्ण क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, भाषा की सबसे छोटी इकाई भी है, सबसे छोटी
इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। और जो शब्द है भाषा की पहली सार्थक इकाई है। भाषा की पहली सार्थक इकाई है। क्या है? सार्थक इकाई। सार्थक इकाई कहने का मतलब इसका अर्थ होता है, शब्द का कुछ न कुछ अर्थ होता है। ठीक है, जैसे कोई शब्द अगर लेंगे तो उसका कुछ न कुछ अर्थ होता है, कहने का मतलब सार्थक है। और भाषा की पहली सार्थक इकाई क्या है? शब्द है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई के बारे में अगर बात की जाए तो वर्ण है। ठीक है, और वाक्य के बारे में देख लेते हैं। तो वाक्य होता है शब्दों का सार्थक समूह होता है। शब्दों का सार्थक समूह होता है, सार्थक समूह। ठीक है, वाक्य क्या होता है? शब्दों का सार्थक समूह होता है। कहने मतलब कई शब्द मिला करके एक वाक्य बनता है, लेकिन वो सार्थक होता है। चाहे जैसे शब्दों को नहीं मिलाने से बनेगा वाक्य। ठीक है, चाहे जो शब्द जोड़ दिए तो वाक्य नहीं बनेगा, उसका भी अर्थ होना चाहिए। ठीक है, सार्थक होना चाहिए, तभी क्या होगा? उसको क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। ठीक है, और इसको भाषा की पूर्ण इकाई भी कहते हैं। भाषा की पूर्ण इकाई। ठीक है, किसको? वाक्य को। तो वर्ण ध्वनि का लिखित रूप होता है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई भी वर्ण को कहते हैं, होती है। ठीक है, और शब्द वर्णों का सार्थक समूह होता है, जो कि भाषा की पहली सार्थक इकाई है। और वाक्य जो है शब्दों का सार्थक समूह है और भाषा की पूर्ण इकाई है। ठीक, और व्याकरण देख लेते हैं। व्याकरण किसको कहते हैं? व्याकरण आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आए हैं। तो व्याकरण कहते हैं उसको जो भाषा का विश्लेषण करे। ठीक है, वह रचना जो भाषा का विश्लेषण करे। ठीक है, वह रचना जो भाषा का विश्लेषण करे उसको क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण की परिभाषा तो आप लोग अलग अलग देखे होंगे, जैसे व्याकरण वह शास्त्र है या व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हमें शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना, समझना आ जाता है, उसको क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। कहने का मतलब व्याकरण वो विद्या है या शास्त्र है जो हमें शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना ये सब सिखा देता है। मतलब इसी के द्वारा हम शुद्ध बोल पाते हैं, लिख पाते हैं, सभी कर पाते हैं। ठीक है, और जो छोटा बच्चा होता है, जब छोटा बच्चा एकदम छोटा जब बच्चा होता है और वो बोलने शुरू करता है तो उसमें व्याकरण का प्रयोग नहीं करता है, और वो चाहे जैसे बोलता है तो उसमें व्याकरण नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जब जैसे जैसे जानने लगते हैं, जानकारी हो जाती है तो व्याकरण का प्रयोग करते हैं और उसमें शुद्धता आती है, शुद्ध बोलने लगते हैं और शुद्ध लिखने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो व्याकरण क्या है? शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना इत्यादि सिखाता है, बताता है। ठीक है, इसी के द्वारा हम सीखते हैं। तो वह रचना जो भाषा का विश्लेषण कर देता है। मतलब विश्लेषण का मतलब तोड़ कर किसी चीज़ को तोड़ना, और तोड़ करके उस तक वहाँ तक पहुँचना, एक एक को ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष निकालना ही क्या कहलाता है? विश्लेषण। किसी चीज़ को तोड़ करके। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, हमें विश्वास है। तो इसके आगे चलते हैं। हाँ, और एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ देख रहे हैं तो एक चीज़ और देख लेते हैं, लिपि। लिपि किसे कहते हैं? लिपि भी देख लेते हैं अब इसी पेज पर। ठीक है, तो लिपि कहते हैं मौखिक ध्वनियों का लिपिबद्ध चिन्ह।
क्या है, मौखिक ध्वनि। मौखिक ध्वनि मतलब जो बोली जाती है, जो बोलते हैं उसी का लिपिबद्ध मतलब लिखा हुआ। लिपिबद्ध का मतलब क्या हुआ, लिखा हुआ चिन्ह। ठीक है, जो बोलते हैं उसी का लिखा हुआ चिन्ह जो है वही क्या है, लिपि, उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको लिपि कहते हैं। और हिंदी की लिपि क्या है, हिंदी की लिपि है देवनागरी। ठीक है, हिंदी की लिपि क्या है, हिंदी की लिपि है, हिंदी की लिपि है देवनागरी। ठीक है, हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी है। देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है, संस्कृत भी लिखा जाता है, संस्कृत भी देवनागरी में ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, हमें विश्वास है। इसके आगे अब चलते हैं, तो इसको मिटाते हैं। इसके आगे से अब देखते हैं। तो भाषा के 4 अंग देख लिए। अब बारी बारी से सभी को पढ़ेंगे। अब सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ण विचार को, पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, वर्ण विचार को पढ़ने वाले हैं अब हम लोग। क्या पढ़ेंगे, वर्ण विचार। वर्ण विचार को देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो वर्ण विचार को देख लेते हैं। तो ध्वनि, सबसे पहले इसमें ध्वनि को देखेंगे। ध्वनि क्या है, ध्वनि किसे कहते हैं, इसको ध्वनि को देख लेते हैं। तो ध्वनि वही है जो हम बोलते हैं। ठीक है, जो कुछ भी हम बोलते हैं उसी को ध्वनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ध्वनि कहते हैं उसी को। ठीक है ना, जो कुछ भी हम बोलते हैं उसी को ध्वनि कहते हैं। जो कुछ भी हम अपने मुंह से बोलते हैं उसी को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। ये हम सरल एकदम मतलब ध्वनि को समझने के लिए एकदम सरल तरीका का प्रयोग किए हैं, जो जिससे सभी समझ जाएंगे। ठीक है, जो कुछ भी हम बोल रहे हैं वही ध्वनि है। ठीक है, और अगर वर्ण की बात करें, वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण होता है ध्वनि की, यही ध्वनियाँ जो हैं, जो भी ध्वनि है जो बोल रहे हैं हम, ध्वनि का लिखित रूप जो होता है वही है वर्ण। क्या है, ध्वनि का लिखित रूप। ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है, ध्वनि का लिखित रूप कहलाता है वर्ण। ठीक है, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। लेकिन जो ध्वनि है, वर्ण है, इसका खंड नहीं किया जा सकता है। वर्ण का खंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, वर्णों का खंड नहीं किया जा सकता है, कहने का मतलब तोड़ा नहीं जा सकता है वर्णों को। ठीक है ना, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब इसके आगे देख लेते हैं। इतना हो गया, तो इसके आगे अब वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला को देखने वाले हैं, तो इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसके बाद वर्णमाला को देखते हैं। अब देख रहे हैं क्या, वर्णमाला। वर्ण तो देख लिए, तो वर्णमाला अब देखेंगे। क्या देखेंगे, वर्णमाला। वर्णमाला देखेंगे। तो जैसे एक शब्द हम ले रहे हैं, फूलमाला। फूलमाला, फूलमाला, फूल का मतलब तो फूल ही हुआ, फूल हुआ ना, और माला का मतलब हुआ समूह। क्या हुआ, समूह। तो कहने का मतलब फूलों का समूह हुआ, पूरा का मतलब हो गया फूलों का समूह। फूलों का समूह, यही हुआ ना। तो इसी तरह से वर्ण का मतलब होता है वर्ण, वर्ण ही होता है।
और माला का मतलब क्या हुआ, समूह होता है। तो वर्ण और समूह कहने का मतलब वर्णों का समूह कह सकते हैं, वर्णों का समूह। ठीक है, फूलों के समूह से क्या बनता है, फूल माला, मतलब माला फूल जो रहता है वो फूलों का समूह ही है ना। इसी तरह से वर्णमाला, वर्णों का समूह ही है वर्णमाला ना, कि दूसरा कुछ है। लेकिन सिर्फ वर्णों का समूह से काम नहीं चलेगा, वर्णों का समूह तो ऐसे भी हो सकता है, जैसे क, घ, अ, प, ये भी तो समूह है ना। क्या इसको वर्णमाला कहेंगे पूरा ऐसे लिख दें? इसको वर्णमाला नहीं कहेंगे क्योंकि ये व्यवस्थित नहीं है, इसलिए। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, ये व्यवस्था है, ऐसे लिखेंगे तो ये व्यवस्थित है। ठीक है, तो कहने का मतलब वर्णों का सिर्फ समूह नहीं, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। क्या, वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, चाहे जैसे लिख देंगे तो वर्णमाला नहीं है, जब तक व्यवस्थित नहीं रखेंगे तब तक वर्णमाला नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो वर्णमाला की परिभाषा अगर देना हो तो ऐसे दे सकते हैं कि मतलब दिया जा सकता है इस तरह से कि वर्णों के वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। इसके आगे चलते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, हमें विश्वास है, क्योंकि हम जो भी पढ़ाते हैं बहुत आसान तरीके से, बहुत सरल तरीके से पढ़ाते हैं, जिससे आपको समझ में आ सके। ठीक है, अब इससे सरल और क्या हो सकता है, इससे सरल तो कुछ नहीं हो सकता है हमारे हिसाब से। तो आपको समझ में आता होगा, हमें विश्वास है कि आपको समझ में आता होगा। तो वर्णमाला के बारे में जान गए अब। तो वर्णमाला के सभी अक्षरों को अब देखेंगे हम लोग, सभी वर्णों को देखेंगे। तो स्वर, सबसे पहले देख लेते हैं स्वर किसे कहते हैं। स्वर, स्वर किसे कहते हैं, तो स्वर वे वर्ण होते हैं, वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। कहने का मतलब ऐसे कह सकते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। इसकी परिभाषा, कई परिभाषा इसकी लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। ठीक है, कई परिभाषाएं लिख सकते हैं। तो मेन चीज़ यही है कि स्वर वर्ण जब बोलते हैं तो किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, बस यही मुख्य है इसमें, इतना जानते रहिए। ठीक है ना। तो कोई भी स्वर बोल कर देखिए, इसमें कोई दूसरा वर्ण नहीं आएगा, लेकिन व्यंजन अगर बोलेंगे तो व्यंजन के साथ स्वर भी आ जाता है। देखिए अ बोलिए, इसमें कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ अ आ रहा है। ई बोलिए, ई के साथ कुछ नहीं आ रहा है, ई। लेकिन क बोलिए, देखिए व्यंजन को बोल रहे हैं तो इसमें स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। जैसे क शुरू कर रहे हैं क से, लेकिन ख़त्म कहाँ हो रहा है, अ से। क अ हो रहा है ना, कहने का मतलब क प्लस अ इसमें रहता है, हर व्यंजन में अ जुड़ा रहता है। ठीक है ना। तो ये हुआ, कहने का मतलब व्यंजन वर्ण जब बोलेंगे तो उसमें किसी वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, यानी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। और स्वर को बोलते समय, स्वर को जब बोलते हैं तो किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं।
ठीक है, स्वर को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ठीक है, तो अब स्वर को देख लेते हैं हम लोग। स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, यही इतने स्वर हैं हिंदी में। इतने स्वर हिंदी में हैं। कितने स्वर? 11 स्वर हैं हिंदी में। ठीक है, संस्कृत में और हैं 13 हैं, लेकिन हिंदी में 11 स्वर हैं। ठीक है, यही स्वर हैं हिंदी में। और इतने हो गए। अब इसको भी, स्वर को भी 2 भागों में बांट सकते हैं। बांट सकते नहीं, बांटा गया है, बांटा गया है। देखिए, स्वर को भी 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो ह्रस्व स्वर, और दूसरा दीर्घ स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं? ह्रस्व स्वर में मतलब जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, बहुत कम समय लगता है, जिसके उच्चारण में, मतलब जिस वर्ण को बोलने में बहुत कम समय लगता है, वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और जिस वर्ण को बोलने में ह्रस्व से ज़्यादा समय यानी डबल समय लगता है, तो वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? मतलब जिसमें कम समय लगता है, जिसको बोलने में लिखेंगे, जिसको बोलने में कम समय लगे। कहने का मतलब एक मात्रा का समय लगता है। एक मात्रा का समय लगता है। कितना समय लगता है ह्रस्व स्वर को बोलने में? एक मात्रा का समय लगता है। और दीर्घ को बोलने में कहने का मतलब जिसको बोलने में अधिक समय लगे। कहने का मतलब 2 मात्रा का समय लगता है। इसमें 2 मात्रा, इसमें तो एक मात्रा का समय लगता है और इसमें 2 मात्रा का समय लगता है। किसमें 2 मात्रा का समय लगता है? दीर्घ स्वर को बोलने में। तो इसमें सिर्फ छांटते हैं हम कौन कौन से होते हैं ह्रस्व स्वर और कौन कौन से होते हैं दीर्घ स्वर, तो देख लेते हैं। तो जितनी छोटी मात्राएं हैं सभी ह्रस्व स्वर हैं, जितनी बड़ी मात्राएं हैं सभी दीर्घ स्वर हैं। तो छोटी मात्राएं हैं अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ऋषि वाला री, ये 4 हैं क्या? ह्रस्व स्वर हैं। और दीर्घ स्वर हैं, इसको छोड़ करके जो बच रहे हैं सभी दीर्घ स्वर हैं। तो देखिए, आ हो जाएगा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इसके बाद ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी क्या हो गए? ये सभी हो गए दीर्घ स्वर। ठीक है ना? ठीक है कि नहीं है? देखिए कैसे कम समय लगता है इसको बोलने में, कैसे ज़्यादा समय लगता है देख लेते हैं। जैसे अ और आ को बोलकर देखते हैं। जैसे बोलते हैं अ को बोलकर रुक जाते हैं, लेकिन आ को बोलने के बाद रुकते नहीं है। देखिए जैसे आ को बोलते रहते हैं, निकलता रहता है आवाज़, और अ को बोलकर रुक जाते हैं। जैसे ई को ले रहे हैं, जैसे छोटी ई और बड़ी ई, ई छोटी ई को बोलकर रुक जाते हैं तुरंत, और इसको बोलते हैं तो रुकते नहीं हैं। कहने का मतलब इसमें डबल समय लगता है। इस जितना इसके उच्चारण में जितना समय लगता है, इसी का डबल समय इसमें लग जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग समझ गए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए। इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आते रहेंगे। ठीक है, और यहाँ तक आज हुआ, और आप लोग समझ गए होंगे पूरा, जितना आज इसमें पढ़े होंगे समझ में आया होगा, हमें पूर्ण विश्वास है।
तो इसके आगे कल देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे देखेंगे। तो यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है। तो हम मिलते हैं आप सभी से फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।